यार सर एक लास्ट क्लास में। हाँ बोलो जिज्ञासा मैडम, कुछ कह रही हो? सर एक चीज पूछनी थी। पूछो। सर जब हम ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। बोल रहा था, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम अपना डिस्कस कर रहे थे टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने आपको साइन कन्वेंशन लेना सिखा दिया था कि यार यस। हमारे पास साइन कन्वेंशन कब कब किसको पॉजिटिव लेना है और किसको नेगेटिव लेना है। और फिर हमने एक दो क्वेश्चन कर लिए थे। और मैंने कहा था कि अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेस बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन। तो आओ वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम? कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका है किसी एक वेलोसिटी से। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर हाइट तक ही जाएगा, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि भैया ग्रेविटेशनल मूवमेंट फोर्स। ऊपर है। बिल्कुल, मूवमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है। तो भैया फोर्स और मूवमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वो वेलोसिटी को कम कराते हैं। तो हमारी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो जीरो। हो जाती है। जीरो। तो यार अल्टीमेटली हमने क्या किया है? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as वाली इक्वेशन को यूज करके मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया। और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर अपॉन 2g। मतलब मेरे को बस वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, कितनी वेलोसिटी से फेंका, डिवाइड बाय 2 इंटू ग्रेविटी। जैसे सपोज मैं कह रहा हूं कि इस बॉल को मैंने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है। तो जरा कैलकुलेट करके बताओ ये कितना ऊपर तक जाएगी। तो भैया हम 20 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। ग्रेविटी की वैल्यू मैंने कहा है 10 ले लिया करो मेरे साथ, क्योंकि मैं जनरली 10 के साथ ही सॉल्व कराता हूं। तो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर्स। तो ये बॉल कितनी ऊपर तक जाएगी? 20 मीटर्स तक जाएगी। 20 मीटर। अब भाई छोटी छोटी बातें हैं जिसमें बच्चे भूल जाते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। क्या? यार एक बात देखो, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी मास का टर्म आ रहा है? नो सर। नो तो सर। यार अगर मैं ये छोटी बॉल लूं और चाहे मैं इतना बड़ा पहाड़ लूं, पत्थर लूं, अगर मैं दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, तो मेरे को बताओ ज्यादा ऊपर कौन पहुंचेगा? छोटा। छोटा। कर दी ना छोटी। वही वाली बात, अभी मैंने इसलिए तो बराबर ही समझा। पहुंचेगी दोनों। भैया दोनों सेम हाइट पे पहुंचेंगे। दोनों सेम हाइट पे क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि यार वेलोसिटी कोई भी सेम है। चीज, मेरे को बोलने दो एक मिनट, कोई भी चीज कितनी हाइट पे पहुंचेगी वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं एक छोटी सी बॉल को फेंक रहा हूं 20 मीटर की सेकंड की वेलोसिटी से, तो ये 20 मीटर्स की ऊंचाई पे जाएगी। और अगर मैं इतने बड़े स्टोन को फेंक रहा हूँ 20 मीटर पर की सेकंड की वेलोसिटी से, तो ये भी 20 मीटर्स ही ऊपर जाएगा। बस डिफरेंस किस पे आ जाएगा? कि छोटी सी बॉल को 20 की स्पीड देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको आसानी से 20 की स्पीड दे दोगे। लेकिन इतने बड़े पत्थर को 20 की स्पीड देने के लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स यस। हमारा मास पर डिपेंड करता है, हाइट नहीं। क्या ये वाली बात समझ में आई है? यस सर। डन। तो क्वेश्चन देखो, आपको कंफ्यूज हमेशा कर सकता है, वो बोलेगा कि मैंने 3 बॉल्स ली है। जैसे ये नीट वालों का थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन टाइप हो जाता है कि यार मैंने 3 बॉल्स ली हैं, बॉल ए बी और सी, और हमें इस तरीके से उनका वो रेशियो गिवन है कि बॉल बी का मास सबसे ज्यादा, बॉल ए का मास कम, और फिर बॉल सी का मास सबसे कम। वो कह रहा है कि भैया मैंने तीनों को सेम स्पीड से फेंका है ऊपर की तरफ, तो मेरे को बताओ कौन सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा और कौन बराबर। सबसे कम नीचे जाएगा। इक्वल हाइट। बिल्कुल, तो इस हाइट। चीज का याद रखना, इक्वल हाइट होगा। वेरी गुड। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भाई नेक्स्ट पॉइंट है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या है? टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है कि ये जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है मेरी बॉल, जो ये ऊपर तक पहुंची है, इसको ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो वो हमारा कहलाता है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट के लिए हमने इक्वेशन यूज करी है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बिल्कुल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा u बाई जी। तो जैसे मैंने इसको 20 मीटर की सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, तो चेक करो भाई मेरे को कितना टाइम लगेगा। u टू। 2। टू। वेरी गुड। तो इसको 2 सेकेंड्स लगेंगे अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए। क्या यहां तक भी कोई दिक्कत? नो सर। चलो नो भाई, सर। वेरी गुड। थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला जस्ट इसी का उल्टा, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब अब उसी हाइट से वापस उसी पॉइंट पे आने का टाइम। मतलब जितनी हाइट पे ये बॉल गई उसी हाइट से
जहां से मैंने फेंकना शुरू किया वापस उसी पॉइंट पे गिरने का टाइम कितना लगेगा। तो याद रखो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। और ये कब होता है? जब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते। और क्या हम अपने सिलेबस में एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे? नहीं, हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते। तो इसलिए याद रखना, अगर मैं कोई भी चीज ऊपर फेंक रहा हूं, जितनी देर में वो ऊपर जाएगी उतनी ही देर में वो वापस नीचे आएगी। और एक बचा लास्ट फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट का है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि भैया टोटल कितना टाइम लगा बॉल को ऊपर जाने में और नीचे आने में। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा। दोनों को चुपचाप ऐड कर दो तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 2u/g आया। यस सर। चेक कर लो पहले तो इस फॉर्मूले में कोई टाइम दिक्कत तो ऑफ नहीं है। एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट समझ नहीं आया। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट समझ में नहीं आया। यस चलो सर। ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में ही मैंने शायद से एक क्वेश्चन दिया था कि एक बॉल है वो ऊपर जा रही है। सपोज इसको मैंने ऊपर कितनी वेलोसिटी से फेंका? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका। अब आप खुद सोचो ऐसा ही कुछ हो रहा होगा ना कि ये बॉल ऊपर जाएगी, एक पॉइंट पे रुक जाएगी और फिर ये वापस नीचे आके मेरे हाथ में ही आ जाएगी। बोलो डन डन डन। यस सर। भाई यस जैसे सर। ये है, इसको मैंने ऊपर फेंका, ये नीचे आया वापस मेरे हाथ में, मैंने इसको कैच कर लिया। तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे? मैं दो चीजें पूछना चाह रहा हूं। क्या? कि भैया कितनी देर में ये ऊपर तक पहुंची? टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब कितनी देर में ये ऊपर तक पहुंची जहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0 हो गई है। उसके बाद मैंने आपको पूछा टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे कितनी देर में ये वापस आई। और तीसरी चीज मैंने पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब भैया दोनों का टोटल बताओ कितनी देर में ऊपर और कितनी देर में नीचे। तो टाइम ऑफ एसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला u/g। तो बताओ कितनी देर में ये बॉल ऊपर पहुंच गई होगी? 1 सेकेंड। वेरी गुड आकाश। 1 सेकेंड हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी की वैल्यू 10। यस सर। अब यस जितनी देर में ये ऊपर गई है याद रखो उतनी ही देर में ये वापस नीचे भी आएगी। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना लिख दूं चुपचाप? 1 सेकेंड। अब मैं कह रहा हूं ऊपर जाने में 1 सेकेंड, नीचे आने में 1 सेकेंड, तो भैया बॉल टोटल हवा में कितनी देर थी? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए। बिल्कुल। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। ये लो आयुषी। यस सर। डन। अब देखो इसी चीज से मैं आपको दो चीजें और पढ़ा रहा हूँ इसी फॉर्मूले की हेल्प से, अब जरा उसको भी समझ लो। काफी बच्चे कंफ्यूज एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाले फॉर्मूले में हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला कब लगाना है कब नहीं लगाना। भैया दो केसेस बिल्कुल अलग चल रहे हैं। कौन से अलग चल रहे हैं? ये दो केसेस ड्रॉ कर रहा हूं समझना। भैया मैंने कहा कि ये मैंने बॉल को ऊपर फेंका, और जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका बॉल ऊपर गई और फिर वो वापस नीचे आ गई। वेरएस अब पहले वाले केस में क्या कह रहा हूं मैं कि एक बिल्डिंग थी और बिल्डिंग से हाइट से मैंने बॉल को ऊपर फेंका। भैया मैंने बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल ऊपर गई और अब की बार ये वापस बिल्डिंग पे नहीं आई, ये चली गई नीचे ग्राउंड पे, नीचे गिर गई है। दोनों में स्पीड सेम ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए, हाँ बोलो, क्या कुछ डाउट था? किसी ने कुछ बीच में इंटरप्ट किया था? ओके। तो मैं आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं कि भैया आप मेरे को दोनों केसेस में जरा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, केस 1 केस 2 में। चलो जरा ये कैलकुलेट करके बताओ। और अगर किसी को बिल्डिंग की हाइट चाहिए तो बिल्डिंग की हाइट भी दे देता हूं। चलो बिल्डिंग की हाइट है सपोज 75 मीटर। 2। कौन से वाले केस में 2? पहले वाले में या दूसरे वाले में, या दोनों में सेम आ रहा है? हाँ जो भी आंसर आ रहा है बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत से कोई मतलब नहीं है, गलत आएगा तो ही तो सही होगा। सर 2 सेकंड फर्स्ट और सेकंड दोनों में। ठीक है, सेम आ रहा है। चलो डन। तो यार आप लोगों ने क्या किया, जो बच्चे अभी तक आंसर बता रहे हैं मैं उन्हीं के हिसाब से चल रहा हूं। सबने क्या किया? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज किया 2u/g। तो 2, वेलोसिटी की वैल्यू 10, ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो सबने आंसर बोल दिया 2 सेकेंड्स है। इसमें भी आंसर 2 सेकेंड्स है, इसमें भी आंसर 2 सेकेंड्स है।
तो याद रखो अब यहीं पे आपने समझने में गलती कर दी। क्या समझने में गलती कर दी यार? ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तब यूज करोगे जब मैं बॉल को जिस पॉइंट से फेंक रहा हूं बॉल वापस से उसी पॉइंट पे आए। यही चीज मैंने आपको यहां पे भी बोली, डायग्राम में भी देखो। भैया मैं बॉल को ग्राउंड से फेंक रहा हूं, बॉल ऊपर गई और बॉल वापस कहाँ आ रही है? ग्राउंड पे जा रही है या बीच में टक रही है या और नीचे आ रही है? वापस वहीं आ रही है। जैसे एग्जांपल मैंने क्या दे रहा था अब तक, मैं अपने हाथ से इसको थ्रो कर रहा हूं और वापस इसको अपने हाथ में ही कैच कर रहा हूं। तो भैया जहां से इसको थ्रो किया इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब आपने कहां से थ्रो किया, जहां से मैंने थ्रो किया वहीं पे मैंने वापस लिया, तब जाके ही आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो यूज नहीं कर सकते ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला क्या मैं फर्स्ट केस में यूज कर सकता हूँ? नहीं यूज कर सकता। तो याद रखना फर्स्ट केस का आंसर 2 सेकंड्स नहीं है, उस केस में आप यूज नहीं कर सकते। सेकंड केस में यूज कर सकते हो। सेकंड केस में क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि भैया सेकंड केस में तो बॉल जहां से फेंकी वहीं पे आ रही है, तो ये बिल्कुल सही है। अब भैया फर्स्ट केस में कैसे कैलकुलेट होगा फिर टाइम? तो याद रखो अगर मैं आपसे ये पूछता कि यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है, तब आपका आंसर सही होता कि सर 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से फेंका उसी पॉइंट पे बॉल वापस आ गई। लेकिन 2 सेकेंड से ज्यादा इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि बॉल और नीचे जा रही है। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इस वाले केस में कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ले दे के एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके पास। तो मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूं मैं इस केस में? सर जो इस फॉर्मूले में टी है हम उसको टाइम ऑफ फ्लाइट मानेंगे। बिल्कुल नहीं, देखा, वेरी गुड, सही जा रहे हो। 75। प्लस में या माइनस में? माइनस में। अरे वेरी गुड, माइनस में, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट नीचे वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में कवर हुआ है। तो भैया -75, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो +10 टाइम प्लस हाफ ए, और ए की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेविटी की वैल्यू। और मेरे को याद दिलाओ ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में लेते हैं या प्लस में लेते हैं? माइनस। हमेशा माइनस में लेते हैं क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। तो अब मैं क्या चाहता हूं, अभी आप 11th में आ चुके हो तो इतना तो कैलकुलेशन कर ही लोगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके मेरे को बताओ फर्स्ट केस में टाइम कितना आ रहा है। चलो सॉल्व करो, ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। आपको सिर्फ मैंने इतना ही काम दिया है, जो इक्वेशन बन रही है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है और टाइम की वैल्यू आ जाएगी। और भाई काफी बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, भाई ऐसा ना किया करो, टाइम पे ज्वाइन किया करो। 5 मिनट का तो मैं खुद ही वो लेके चलता हूँ, 6:05 पे क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। तो 7.5। 7.5 आ रहा है? नहीं, कहीं कैलकुलेशन में गलती करी है। सर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड्स बिल्कुल सही है, 5 सेकेंड्स इज द आंसर। जिज्ञासा वेरी गुड, आपका आंसर भी सही है। चलो तो ऐसा करते हैं, सॉल्व करते हैं, साथ साथ देखते हैं इक्वेशन क्या बन रही है। तो यार इक्वेशन को सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे पास आएगा -75 इज इक्वल्स टू 10t माइनस हाफ, सॉरी मतलब -5t², क्योंकि 2 और 10 को काट दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है सबके सब 5 के मल्टीपल्स हैं। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड किया और सबको लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, तो मेरे पास आएगा t² -2t और -15 इज इक्वल टू 0। अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे -15 आता हो। तो भैया 5 and 3। वेरी गुड, एक आएगा t -5 और एक आएगा t +3।
क्योंकि जब मैं -5 और +3 को ऐड करूंगा तो -2, -5 और +3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -15। तो इस वाले को सॉल्व करके तो आएगा t = 5। इस वाले को सॉल्व करके क्या आएगा? t तो = -3। तो भैया क्या टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। तो आंसर हो गया 5 सेकेंड्स। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बस इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए दिया था ताकि आपको ये पता चल जाए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कब कब यूज करना है। ये नहीं कि अंधाधुन कहीं पे भी पेल देना, ऐसा मत कर देना। यस सर। डन। मृदु शर्मा, यार मेरी क्लास में तुम पहली बार आए हो? चलो आगे बढ़ चलें। यस सर। डन। भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो अभी 2-3 और करने हैं, फिर अपना नया टॉपिक भी स्टार्ट करना है जो आज का मेन मुद्दा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। उसने 10 मीटर्स ट्रेवल किया, कितनी उसमें? सेकेंड्स में। और उसने 25 मीटर कवर किया 5th सेकेंड में। अगर आप एक चीज नोटिस करो, मैं इधर 5th सेकेंड्स लिख रहा हूं। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। यस 5th सर। सेकेंड और 5 सेकेंड्स में क्या डिफरेंस है? सर 5th पर्टिकुलर। वेरी गुड, 5th पर्टिकुलर, वेयर एज 5 सेकेंड मींस 0 से लेके 5 तक पूरी कहानी। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया ये बताओ कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 7th सेकेंड में। बस यही क्वेश्चन है कि 7th सेकेंड में ये कितना ट्रेवल कर लेगा। चलो, जिसको फॉर्मूला नहीं याद, फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, बस इतनी हेल्प कर देता हूं, आप अपने आप कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला इसमें यूज होता है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू, मतलब एस एन जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, u प्लस A a/2, वेरी गुड, 2n माइनस minus 1। n का मतलब वो टाइम है जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलो सॉल्व करना शुरू करो और आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजते चले जाओ। रुचिका हो जाएगा ना ये वाला सॉल्व? संजीव, भाई वेरी गुड, एक का आंसर आ भी गया है। नहीं मुस्कान, मेरे को लग रहा है आपने फिर से वही किया कि आपने 7 सेकेंड्स के लिए निकाल दिया है। 7 सेकेंड्स के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, 7th सेकेंड के लिए पूछ रहा हूँ। तो आप वापस एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक करो। तनिष्का आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तनिषा आपका आंसर भी बिल्कुल सही। मन्नत आपने एसिलरेशन कैलकुलेट करी है अभी तक, एसिलरेशन बिल्कुल सही आ रही है, बढ़िया। अरे आकाश भैया कैलकुलेट हो रहा है? यस सर। ठीक है। भाई थोड़ा जल्दी, इतना टाइम नहीं। सृजल कैलकुलेट हो रहा है? Yes sir. ओके। उज्जवल? यस सर। ओके। नेहा आपका आंसर भी बिल्कुल सही।
चलो भैया अभी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, काफियों के भी आंसर्स आ गए हैं। मन्नत आपने तो आंसर दे दिया था बिल्कुल सही। चलो तो लेट्स कैलकुलेट। सृजल आपने एक्सेलरेशन कितनी ली है? सर 4.2 मीटर पर सेकेंड। नहीं एक्सेलरेशन सही नहीं आ रही। चलो कैलकुलेट करते हैं। यार हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स बना के सॉल्व करेंगे बस। तो सबसे पहली इक्वेशन आपको पास मिलेगी कि मेरे को एस एन की वैल्यू गिवन है 10, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, लेकिन टाइम पता है। टाइम है 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास आएगा 20 इज इक्वल टू यू प्लस सॉरी 2u प्लस 3a, इक्वेशन 1। इसी ऊपर वाली को सिंप्लीफाई करके लिखा है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 25 इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 1 9। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास आएगा 50 इज इक्वल्स टू 2u प्लस 9a। यार दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स, मैथमेटिक्स सिंपल सॉल्व करना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और एक्सीलरेशन निकालनी है। तो सब चेक कर लो, एक्सीलरेशन क्या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था यस सर। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई थी भाई? इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है? 2.5 2.5। 2.5 बाकी मैं भी चेक कर लेता हूँ। 9 इंटू 5 45, 45 को इधर भेजा 5 बचा, 2u इक्वल्स टू 5, तो इनिशियल वेलोसिटी 2.5। अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और अब की बार टाइम की वैल्यू ले लो 7 और एसएन की वैल्यू निकाल लो। तो ये कैलकुलेट करना आपका काम रह गया। एसएन की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे 7 सेकेंड के लिए तो आपके पास आएगा आंसर 35 मीटर्स। यस सर। डन। किसी को अगर डाउट है तो भाई पूछो। सर रिपीट कर दो। ठीक है, ऐसा कौन सा पार्ट बताओ? सर ये पूरा? एक्सेलेरेशन वाला। यस सर। अच्छा अर्शी पूरा ही रिपीट करना है। 10। अर्शी देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उस पर्टिकुलर सेकंड में। 10 मीटर्स कवर किया है सेकंड में। तो ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल दो। तो भाई मैं क्या लिखूंगा अगर मैं सारी वैल्यूज इक्वेशन में डाल दो? एस एन की वैल्यू गिवन है 10, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता नहीं कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने यू ही रख दिया। मेरे को एक्सीलरेशन भी नहीं पता कि एक्सीलरेशन कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये थोड़ी बोला कि मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया या थ्रो किया। अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया होता या थ्रो किया होता तब तो एक्सीलरेशन की वैल्यू पता होती 9.8 या 10, लेकिन हमें नहीं पता। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू ए 2 इंटू, अब मेरे को बताओ एन की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2। 2। तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 माइनस 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। चेक करो इक्वेशन 1 क्लियर हो गई। यस सर। सेम चीज अब सेकंड इक्वेशन में जो जो वैल्यूज गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो भैया सेकंड इक्वेशन में एस एन की वैल्यू गिवन है 25, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सीलरेशन नहीं पता, टाइम हमें पता है 5, 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 माइनस 1 9 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ ये दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो जब मैंने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा तो हमारे पास भैया इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों की वैल्यूज मिल जाएगी। तो हमने एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। यस सर। एक बार चेक करो यहां तक भी क्लियर है? यस सर। एक्सीलरेशन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गया। अब भैया सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्सीलरेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर दो। टाइम अब हमें कितने टाइम के लिए निकालना है? 7 सेकंड के लिए निकालना है। तो 2 इंटू 7 14, 14 माइनस 1 13, बस एस एन निकालना था, वो निकल के आ गया 35 मीटर्स। यस सर। चलो अगर ये बिल्कुल क्लियर है, अगर अब किसी को डाउट नहीं है तो भैया ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व हो जाना चाहिए विदाउट एनी टाइम टेकिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। वेरी गुड भैया, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है। और एक्सीलरेशन भी पता चल गई कि एक्सीलरेशन माइनस जी के बराबर होगी, और मैं कह रहा हूं इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन द 4th सेकेंड एंड इन द 5th सेकेंड, और इसका रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ क्वेश्चन रिपीट, कि हमने एक बॉल को ड्रॉप किया, बस उसने इतना ही बोला था कि हमने एक बॉल को ड्रॉप किया। वो कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो of the distance covered by the ball in the 4th second and in the 5th second of its motion। मेरे को 4th सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालना है
कि 4th सेकंड में इसने कितना कवर किया, मेरे को 5th सेकंड के लिए निकालना है कि 5th सेकंड में इसने कितना कवर किया, और उन दोनों का रेशियो। इनिशियल वेलोसिटी पता है, ड्रॉप करते हैं तो 0 होती है, और फ्री फॉल मोशन है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। तो चलो लगो काम पे और सॉल्व करके बता दो। आरती और मुस्कान माइक प्लीज म्यूट करो। भैया ये क्वेश्चन 2 मिनट से ऊपर नहीं लेना चाहिए टाइम। सर दे दिया आंसर। दे दिया है, वेरी गुड। दो बच्चों का सेम आ रहा है, एक का अलग आ रहा है, देखते हैं। उज्जवल एक बार हाँ उज्जवल अब ठीक है, डन। भाई सिर्फ 4 बच्चों के, नहीं 4 भी क्यों, 3 बच्चों के आंसर्स नितिका का भी आ गया, वेरी गुड। आरती आपका भी बिल्कुल सही। दीपाली आंसर, गायत्री, ईशा, खेमलता, कौसर, भाई जल्दी जल्दी। चलो डन। दीक्षा बिल्कुल सही है, चलो लेट्स स्टार्ट। यार हमें क्या करना था, S4 और S5 निकालना है। तो S4 जब कैलकुलेट करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन की वैल्यू -10 तो, या 9.8 जो भी आप ले रहे हो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n। तो 2n का मतलब हो गया 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 1 7। तो यार अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा -35 मीटर्स। 35। वेरी गुड। फिर S5 निकालूंगा तो फिर से वही 0 माइनस 10/2। अब 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 1 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास -45। 45 इन दोनों का रेशियो लेना है, तो माइनस साइन कट गया, 35/45 का रेशियो लेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, तो 7/9 इज द करेक्ट आंसर। यस सर। भैया इसी को किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, यहाँ तक तो सब कुछ हो गया। आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको शायद से डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि ग्राफ हो गया तो आपको लगेगा भैया अब तो ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट हो गया, अब हमें डरना है। लेकिन हमें डरना नहीं है, समझते जाओ, सिंपल सिंपल कहानी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यार जो भी अभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, आपको ले दे के वही करना है अभी भी। बस अब जो वैल्यूज आपके पास आएगी वो आपको ग्राफ में मार्क करनी है, बस एक तरीके से इतना ही काम करना है। आई रिपीट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, जो भी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बस वही फिर से करना है, लेकिन अब वो वैल्यूज को हम ग्राफ में मार्क करके देखेंगे कि ग्राफ बन कैसा रहा है। तो चेक करो। सबसे पहली चीज अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, और जब भी आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। भाई आंसर नहीं आया किसी का। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? फॉर्म के लिए S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ एट स्क्वायर। किसके लिए दीक्षा? यूनिफॉर्म मोशन। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है भैया वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितनी होगी? एक्सीलरेशन 0 होगी। तो जब एक्सीलरेशन 0 है तो याद रखो हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो आप यूज करोगे,
क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड भाई, रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लो डिफरेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी, हाँ बोलो। सर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है तो सर इसमें एक टाइप से एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही हुई, 0 ही। नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो, तो हमारे पास ले देके एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेरस एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि भैया हमारी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो अब की बार एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। और जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो फिर तो हम अपनी इक्वेशन यूज करेंगे, वही जो हमारे पास 3 और 4 इक्वेशंस है। वेरी गुड वेरी गुड। हाफ एटी स्क्वायर। बस अभी फिलहाल इन 3 इक्वेशंस पे ही आते रहो, बस फिलहाल इन 3 इक्वेशंस पे। वेरी गुड। साथ के साथ एक और चीज याद रखो, हमने कैलकुलस वाले फॉर्मूले भी पढ़े हैं। कैलकुलस वाला फॉर्मूला मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले। भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाय dt। ऊपर से एक्सीलरेशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है dv बाय dt, एक होता है डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है हमारे पास v dv बाय dx। अब भैया ऐसा करो, बिल्कुल ईमानदारी से चेक करके बताओ कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। No, sir. चलो डन। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे भी अगर कुछ हल्का फुल्का डाउट हुआ तो अभी क्लियर कर लो, बाद में फिर ग्राफ में खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। चलो डन। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने यूनिफॉर्म मोशन पे। एक्सेलरेटेड मोशन को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। आ जाते हैं यूनिफॉर्म मोशन पे। भाई यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट होना। तो यार हम अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ को डिस्कस करें तो देखो किस किस तरीके के ग्राफ बनेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, भाई सबसे पहली चीज याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर मैं कभी भी पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो याद रखना ये ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ये कभी भी कर्व नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका भी एक रीजन है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसी मतलब फेटियां मार रहे हैं। ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला, ये बताओ ये लीनियर फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक है? लीनियर का मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 1 से ज्यादा। तो यहाँ पे कहीं पे भी पावर 1 से ज्यादा आई है क्या? No, sir. तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। Linear. तो अगर ये एक लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ भी कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो देखो, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट है किसी भी एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए। सपोज 3 ऑप्शंस ले लेता हूं बस। भैया यहाँ पे रखा एक्स, वाई एक्सिस पे एक्स रख दिया मैंने, मतलब पोजीशन रख दी, यहाँ पे रख दिया टाइम, सारे ग्राफिक में सेम है। आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, और ये हो गया तीसरा ग्राफ। सपोज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। थोड़ा सोचना, जल्दबाजी मत करना, सोचो आराम से और चेक करके बताओ कौन सा ग्राफ पॉसिबल है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। Sir, option B. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहे हो? चलो देखते हैं। अब B. चलो ऑप्शन ए का मतलब समझते हैं पहले, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए का मतलब मैंने क्या बोला, एक्स क्या है? एक्स है पोजीशन। तो एक बात बताओ, फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या मेरी पोजीशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है? No, sir. कुछ भी नहीं हो रहा। ना तो मेरी पोजीशन इंक्रीज हो रही है ना तो मेरी पोजीशन डिक्रीज हो रही है। मतलब यार मैंने पोजीशन को चेंज ही नहीं किया, जहां पे मैं बैठा हुआ हूं मैं वहीं पे बैठा हुआ हूं, मैंने पोजीशन को चेंज ही नहीं किया। तो क्या मैं मूव कर रहा था? No, sir. तो यार ये यूनिफॉर्म मोशन का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो मैं क्या हूँ, रेस्ट पर हूँ। तो हमने ऑप्शन उसके लिए पूछा है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। आ जाओ सेकंड वाले ग्राफ पे। भाई सेकंड वाले ग्राफ में पोजीशन चेंज हो रही है और स्ट्रेट लाइन भी बना हुआ है, तो यस ये सही है। ऑप्शन सी पे आ जाते हैं। यार अभी तो बताया
कि हमारा पोजीशन टाइम का ग्राफ कर्व नहीं हो सकता यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो ये मेरा ग्राफ एक्सिलरेटेड मोशन के लिए हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो नहीं हो सकता। चेक करो, बातें क्लियर हो गई है Yes, sir. Yes, sir. भैया? बहुत बढ़िया। सिमिलरली सिमिलरली दूसरा ग्राफ समझो, अगर आपको ये वाला ग्राफ क्लियर हो गया है तो दूसरा ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए आपसे पूछ रहा हूं तो आपको बताना है कि ये भैया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। चेक करो, मैं वो कर रहा हूं, दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। अब की बार इधर है भैया वेलोसिटी, इधर है टाइम, इधर है वेलोसिटी, इधर है टाइम। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए? ऑप्शन बी। B. नंबर Sir, बी। B. Option B. B. चैट में भेजो जरा। और देखो मैं देख रहा हूँ बार बार सबका नाम नोटिस कर रहा हूँ मैं, कुछ बच्चे हैं जो कांस्टेंट रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल शांत बैठे हैं, वो कह रहे हैं चलने दो जो चल रहा है। भैया बाबा जी का भजन नहीं है, कुछ तो वो करना पड़ेगा रिप्लाई। ओहो, मैंने बोलते ऐसा क्या बोल दिया, सीधे 21 बच्चों का आंसर आ गया आपकी बार, तो भाई बहुत ही बढ़िया। और मतलब अगर मैं देखा जाए तो आधे बच्चे ए पे जा रहे हैं, आधे बच्चे बी पे जा रहे हैं, मतलब किसी को श्योरिटी क्लियर चीजें नहीं है। चलो आ जाओ यार, अभी फिर से देखो, मैंने आपको पूछा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब माइंड में बिठा लो कि हमारे पास वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बी कह रहे हो तो यार ऑप्शन बी में देखो आपकी वेलोसिटी हर वक्त क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ना तो इधर इंक्रीज ना तो इधर डिक्रीज, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये ग्राफ करेक्ट है, ये ग्राफ गलत है। तो अब बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पीछे वाले में तो ये वाला गलत था, ये वाला सही था। अरे तो भैया पीछे वाला पोजीशन और टाइम का था, तो हमें ये देखना था कि पोजीशन और टाइम चेंज हो रहे हैं और वो स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हमने देखा पोजीशन चेंज होनी जरूरी है और स्ट्रेट लाइन में चेंज होना जरूरी है, तो ये करेक्ट हुआ। लेकिन जब मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन बी गलत होगा। चेक कर लो, यहां तक की बात क्लियर हो गई? Yes, यस sir. सर। चलो डन, Yes, sir. यस सर। तो कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी चीज क्या बची है, आ जाओ इस पे। यार अगर आप देखो, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। हाँ हाँ मन्नत, माइक म्यूट, बातें सुनाई दे रही है हमें। हाँ तो मैं बोल रहा था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो अगर डी एक्स बाई डी टी है तो इसका मतलब समझो, क्या मतलब होता है। यार आपने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा, सर ने पढ़ाया, डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल क्या करना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब अल्टीमेटली करना क्या है भैया, सीधी सीधी बात याद रखो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है स्लोप कैलकुलेट करना। गिव मी अ मिनट प्लीज, आप इसको नोट डाउन कर लो, मेरे को एक मिनट दो प्लीज। यस सर। हाँ भाई सॉरी, आगे। हाँ तो मैं बोल रहा था यार वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब दो चीजें डिवाइड हो रही है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, और ये सारी बातें एक ही हैं। मतलब टेंजेंट निकालना, मतलब मैं कह रहा हूँ राम श्याम सब एक भाई हैं, सब एक ही बात है, उसको चाहे डिफरेंशिएशन कह दो, चाहे स्लोप कह दो, चाहे टेंजेंट कह दो, सब एक ही बात है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको एक ग्राफ दिया वेलोसिटी और टाइम के बीच का, ये वेलोसिटी है ये टाइम है, और मैंने दो ग्राफ इस तरीके से दिए हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, कि एक मैं हूं और एक कोई और है, चलो पर्सन बी है। तो आप मेरे को बताओ कौन ज्यादा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ कौन ज्यादा एंगल बना रहा है भैया, A. ए या बी?
वेरी गुड। आपको दिख रहा है कि भैया ए ज्यादा एंगल बना रहा है, बी कम एंगल बना रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ θ1 इज ग्रेटर देन θ2। स्लोप का मतलब होता है एंगल, tan थीटा फाइंड करना। तो क्या मैं कह सकता हूँ tan θ1 मेरा बड़ा आएगा tan θ2 से? यस सर। तो यार वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की या बी की? सर ए की। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो आप इस तरीके से लिखोगे कि स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, और हमारा जो वेलोसिटी होता है वो dx by dt होता है, मतलब अल्टीमेटली इट इज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो भैया जिसका स्लोप ज्यादा आएगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी, तो भैया वेलोसिटी ए की ज्यादा है बी से। चेक कर लो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। रिपीट करना है बिल्कुल। Yes, sir. भाई हमने कहा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx by dt। अगर आपको यहां तक नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे तरीके से समझो जो लोअर क्लास में पढ़ाया जाता है। यार अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हैं और वो दोनों चीजें ग्राफ में गिवन है, जैसे मेरे को देखो इधर कौन सी दो चीजें डिवाइड हो रही है, फॉर्मूले में कौन सी दो चीजें डिवाइड हो रही हैं? सर θ1 θ2। हैं? अरे इस वाले फॉर्मूले में देख के बताओ कौन सी दो चीजें डिवाइड हो रही है? यस dx by dt। dx by dt मतलब हमारा पोजीशन x और हमारा टाइम t, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और इन दोनों को मैंने ग्राफ में दे दिया। ऊपर से ऊपर वाला होना चाहिए y एक्सिस पे, तो मैंने पोजीशन को y एक्सिस पे लिया। नीचे वाला होना चाहिए x एक्सिस पे, तो हाँ भैया मैंने टाइम को भी x एक्सिस पे ही लिया है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब आपको दिख जाए दो चीजें डिवाइड करनी है और वो दोनों चीजें ग्राफ में गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करना है स्लोप। आपको क्या कैलकुलेट करना है? स्लोप। तो मैंने चुपचाप इधर क्या लिखा, मैंने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू किसका स्लोप? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। कि जब भी मैं x और t का स्लोप निकालूंगा वो स्लोप मेरे को किसकी वैल्यू देगा? वेलोसिटी की वैल्यू देगा। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? Yes, sir. डन। तो यार मैंने क्या किया, मैंने ए का स्लोप निकाला। ए का स्लोप का मतलब है उसका एंगल निकालना टेंजेंट ड्रॉ करके। मैंने बी का स्लोप निकाला, तो मेरे को बताओ इन दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा आ रहा है, ए का या बी का? सर ए का। तो मैं कहूंगा ए का स्लोप ज्यादा है, और स्लोप देता है मेरे को वेलोसिटी, तो मतलब ए की वेलोसिटी ज्यादा बी की वेलोसिटी कम। किस्सा खत्म। Yes. डन डन डन। तो इस पे एक क्वेश्चन दे दूं, कर दोगे सॉल्व? Yes, sir. चलो डन। ये ऐसे ही बस समझाने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये कभी आएगा नहीं जिंदगी में। भैया सीधी सीधी बात है, मैंने ऐसे दो तीन लोगों के लिए वेलोसिटी का ग्राफ बना दिया, दो तीन लोगों के लिए। ये है पोजीशन, ये है टाइम, ये सपोज है ग्राफ ले लो किसके लिए, या ए के लिए, ये हो गया सी के लिए, ये हो गया बी के लिए। चलो इनकी वेलोसिटी का ऑर्डर बताओ, किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, किसकी वेलोसिटी सबसे कम? सर A is greater than Then C and C is greater than B. अरे भैया बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत? No, sir. अब कंफ्यूज मत होना, अगर मैं क्वेश्चन में उल्टा कर दूं, भैया मैं यहाँ पे कर दूं टाइम, यहाँ पे कर दूं एक्स, तो फिर आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? सर B फिर C और फिर A। फिर B, C और A. बिल्कुल सही। तो ये समझाने के लिए बातें खत्म हो गई हैं, यहाँ तक चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़ता हूँ। चलो डन। आ जाओ भैया नेक्स्ट चीज पे। अब हमने क्या किया भाई, अभी मैं फॉर्मूला यूज कर रहा था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इसी फॉर्मूले से मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं? Velocity into time. वेरी गुड। यार मैंने कहा जब दो चीजें डिवाइड होती हैं तो हम निकालते हैं स्लोप, लेकिन इधर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों चीजें मैं ग्राफ में दे दूंगा, तो डिवीजन पे निकालते हैं स्लोप, तो मल्टीप्लिकेशन पे भी कुछ ना कुछ निकालते होंगे ना? Yes, sir. क्या निकालते हैं? Area. एरिया। भैया बिल्कुल सही। Area. एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, बिल्कुल सही। तो देखो इसी पे क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आता है, भावनाओं को समझे। क्वेश्चन यहां दे देता हूं, कैलकुलेशन साइड में कर लेंगे। भैया क्वेश्चन ने बोला कि हमें गिवन है एक ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन है, और मेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। पहले आपके लिए थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं। सिंपल सा दूं या डिफिकल्ट सा दूं? चुपचाप एक जैसा दे रहा हूं ले लो। चलो
भैया इस क्वेश्चन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन की भावनाएं पे आ जाए। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, वैल्यूज मार्क कर रहा हूं, वैल्यूज आप भी मार्क कर लो और फिर साथ में कैलकुलेट करेंगे। इसको ले लेता हूं 4, इसको ले लेता हूं 6, 8, 10, 11, 12 और यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूं 4 और नीचे जो जा रही है वैल्यू उसको ले लेता हूं -2। पहले आप ग्राफ वगैरह प्लॉट करके बैठ जाओ आराम से, फिर एक साथ कैलकुलेट करते हैं। चलो बना लिया। बना लिया, क्या बात है, मतलब छपाई में स्पीड तेज है। चलो, है ना? हाँ Yes, sir. चलो, अब मेरे को बताओ डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? Sir, scalar. Scalar. तो क्या मेरे को इसमें डायरेक्शन देखनी चाहिए? Yes, only. Yes, sir. नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू देखनी चाहिए, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे इतना पता चल गया कि यार मेरे को जब डिस्टेंस निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मेरे को वेलोसिटी इनटू टाइम करना है, मतलब एरिया निकालना है। तो यार हमें अल्टीमेटली क्या करना है, ये जो जो चीजें इस ग्राफ के नीचे आ रही है मेरे को इन सबका एरिया कैलकुलेट करना है। लेकिन मैंने देखा कुछ चीजें ग्राफ के ऊपर आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, कुछ चीजें ग्राफ के नेगेटिव में आ रही है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखते, तो हम चुपचाप क्या करेंगे, ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे, नीचे वाले का एरिया निकालेंगे और सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। Add करेंगे. हमें इसमें सिर्फ वैल्यू देखनी है, डायरेक्शन नहीं देखनी होती। क्या ये वाली बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. अब यार आप बोलोगे सर ये कैसे सॉल्व करें, इसका एरिया कैसे निकालें, ये तो बड़ा अजीब सा डायग्राम बना दिया आपने। अरे तो भैया क्या हो गया, इसको तोड़ दो ना छोटे छोटे टुकड़ों में। भैया जो काम अंग्रेजों ने किया वही काम तुम कर दो, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। कौन कौन से छोटे हिस्से में तोड़ दो? ये भैया एक ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को, Triangle. एक मेरे को एक ये ऊपर ट्राइंगल दिख गया छोटा सा, 2 नीचे ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल दिख गया मेरे को, 3 Three. और फिर क्या दिख रहा है, ये 4 Triangle. और ये भी एक ट्राइंगल, ये 5। तो टोटल पांच. मेरे को 5 हिस्से मिल गए हैं और इन 5 हिस्से के साथ हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और ऐड करेंगे। 4 half into. डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सेम करेंगे, सबके देखो। एरियाज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन भैया डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो इधर तो मेरे को डायरेक्शन भी देखनी है, Direction भी. तो नेगेटिव वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पता, तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, हाफ बेस इनटू हाइट। जिसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पता, लेंथ इनटू ब्रेथ। सब कुछ दे दिया, कैलकुलेशन करो और मेरे को फाइनल आंसर बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। चलो लगो काम पे। और किसी को अगर लग रहा है कि सर अभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। Sir, repeat कर दो. तो तनिष्का मेरे बोलने का इंतजार कर रहे थे। चलो देखो तनिष्का, हमने क्या करना था, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और मेरे को पता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसे कैलकुलेट होगा, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके। वेलोसिटी और टाइम मेरे को दोनों ग्राफ में गिवन है, तो मेरे को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये जो भी मैंने आपको डायग्राम दिया है इररेगुलर सा स्ट्रक्चर, इस पूरे का एरिया निकालोगे आप। अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता इसमें, सिर्फ वैल्यू मैटर करती है। तो हम क्या करेंगे, चाहे मेरे पास ऊपर वाले का पॉजिटिव एरिया है और नीचे वाले का नेगेटिव एरिया है, मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखूंगा, मैं सबको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी देखनी है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले जो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं उनको तो ऐड ही करूंगा, लेकिन जो नीचे नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। Okay, sir. ठीक है। अब दूसरी बात, अगर इस पूरे का एरिया निकालना एक बार में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये एक इररेगुलर स्ट्रक्चर है। तो हम क्या करेंगे, इस इररेगुलर स्ट्रक्चर को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ेंगे। आप जितने कम सेगमेंट्स में तोड़ सको उतने कम सेगमेंट्स में आप तोड़ो, सबका अपना अपना माइंडसेट है, कोई किस फॉर्म में तोड़ रहा है, कोई किस फॉर्म में। जैसे भैया क्या पता कोई बच्चा महारथी निकल के आ जाए, वो कह दे कि भाई मेरे को तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है, तो उसके लिए वो और भी कम सेगमेंट में तोड़ेगा। भैया मैं नालायक बच्चा हूं, मेरे को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं पता, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया मैं ट्रेपेजियम वेगेपेजियम नहीं जानता, मैं तो सिर्फ ट्राइंगल जानता हूँ और रेक्टेंगल जानता हूँ। तो मैंने ट्राइंगल और रेक्टेंगल के फॉर्म में इन 5 हिस्सों को तोड़ दिया। क्लियर है? Yes, sir.
Done. Yes, sir. तो देखो ए फर्स्ट सेगमेंट एक ट्रायंगल बन रहा है, सेकंड भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इन सबका एरिया लिखते चले जाओ और फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो। Yes, sir. डन। तो जैसे मैंने बोला कोई एक महारथी बच्चा होगा जिसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होगा, क्या इस क्लास में कोई महारथी बच्चा है? वो सर डिस्प्लेसमेंट मेरे 94 आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? सॉरी सर, डिस्टेंस 94। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट? सर रुको अभी कैलकुलेट करने के। ठीक है मुस्कान, मेरे को आंसर नहीं पता, मैं भी कैलकुलेट करूंगा। सर मेरे को डाउट है A2 में। A2 में? यस ठीक सर। है, A2 का एरिया बताता हूँ, हाफ बेस ये कटा हाइट, सिर्फ 2 आएगा। नहीं सर फिर मेरा गलत है। चलो तो भैया यहाँ क्या करें, भैया इसको लेके चलते हैं। दीक्षा मेरे को लग रहा है आपका आंसर सही है। सर 88। 88 आ रहा है, मेरे को अभी भी लग रहा है गलत है। वैल्यू इतनी ज्यादा आ ही नहीं रही मेरे हिसाब से, जो मेरे को लग रहा है। तो मेरा डिस्टेंस आया 17। 17 हो सकता है, 17 हो सकता है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं ना। A1 मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया, भैया फॉर्मूला होता है हाफ, तो हाफ लिख दिया मैंने पहले तो। बेस, अब मेरे को बताओ इसका बेस कितना है? 4। वेरी गुड। इनटू हाइट, Yes, sir. हाइट कितनी है? 4। वो भी 4 4. है, तो लिख दो भैया 4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 मीटर। कोई दिक्कत? नो सर। एरिया 2 निकालते हैं। एरिया 2 वो ऊपर छोटा सा ट्राइंगल बैठा है बेचारा चुपचाप, यहाँ ये वाला ट्राइंगल का निकालना है। तो इसका बेस कितना है? 4 से लेके 6 तक 2। 2. इसकी हाइट कितनी है? अच्छा ये तो पूछा ही नहीं किसी ने सर, ये वाला वैल्यू तो दो भैया, तभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। 2 से लेके 4 तक इसकी हाइट है, तो 2 से लेके 4 तक कितना हुआ हाइट भी? 2। तो यहाँ लिखूंगा हाफ, बेस की वैल्यू भी 2, हाइट की वैल्यू भी 2, तो ये आ गया 2 मीटर। 2 meter. A3 पूरा का पूरा रेक्टेंगल लिया है मैंने ये वाला, तो ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल लिया है, तो जरा चेक करो इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। भैया लेंथ है 4 से लेके 8 तक, 4 हो गई। ब्रेथ कितनी है? 2. 2। वेरी 2. गुड, तो यहाँ लिख देता हूँ 8. 2 इंटू 4 दैट इज 8। याद रखना ये सब अभी डिस्टेंस वगैरह चल रहे हैं, मतलब एरिया निकाल रहे हैं, तो ये सब मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन बस वैल्यू लिख रहा हूं मैं, तो अभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इसको हटा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिमिलरली मेरे को फटाफट A4 का बता दो और A5 का बता दो, चलो लगो काम पे। A4 और A5। तो अगर मैं देख रहा हूँ A4 का मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, किसी को डाउट लगे तो पूछ लेना। 2 आ रहा है। 2. Yes, sir. A5 के लिए हाफ, बेस की वैल्यू 10 से 12 मतलब 2, और हाइट थी वो भी 2, तो ये भी 2 आ रहा है। डिस्टेंस के लिए सबको ऐड कर दो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जो A5 लिया आपने, इसमें -2 नहीं लेंगे हाइट? नहीं तनिषा, क्यों नहीं लेंगे? मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो डिस्टेंस में मैं साइन वगैरह कुछ नहीं देखूंगा, इसलिए। सर 22 मीटर आ रहा। 22 आ रहा। चलो भैया 8 2 10, 10 और 8 18, 18 2 20 और 20 और 2 22। तो भैया सब लोग चेक कर लो, जिसका आंसर ये नहीं आ रहा, या क्या पता मैंने कहीं गलती करी है, वो भी चेक कर लो, मेरे को मेरी गलती बता देना भाई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं गलती नहीं कर सकता। यही आ रहा है। चलो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना था? पहले 4 को ऐड करना था, पहले 4 को ऐड किया तो आया 20, और लास्ट वाले को सबट्रैक्ट करना था, तो भैया डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 18। 18. बिल्कुल 18। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब चेक कर लो भैया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो फिर अब थोड़े से भारी भारी चीजों पे आने वाले हैं, हल्की चीजें खत्म। Yes, sir. चलो डन। तो भैया हल्की चीजें खत्म, तो आ जाओ अब थोड़े से भारी चीजों पे। भैया अब हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे को कैलकुलस वाले फॉर्मूले याद रखने हैं बस, कैलकुलस वाले। अगर आपने कैलकुलस वाले फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी काम चला सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से समझा दूंगा। सबसे पहले आपको सिंपल वाले तरीके से समझा देता हूँ, क्या पता मेरे हिसाब से आपको इससे ज्यादा सिंपल आ जाएगा समझ में। सर जो कैलकुलस वाले फॉर्मूला है वो एक्सेलरेटेड मोशन में आएंगे? बिल्कुल कैलकुलस वाले जो ये फॉर्मूले हैं, क्योंकि देखो कहाँ गया,
ये वाला तो दोनों के लिए यूज हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन इधर तो मैं एक्सीलरेशन निकाल रहा हूं, तो एक्सीलरेशन तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैलकुलेट होगा ना। ठीक है, Yes, sir. डन। हाँ, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। चलो, चाहे इस वाले फॉर्मूले से समझने की कोशिश करो, चाहे इस वाले फॉर्मूले से समझने की कोशिश करो। भैया मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, तो मेरे को बताओ दोनों इक्वेशन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? लीनियर लीनियर है भाई, दोनों इक्वेशन लीनियर है, इसमें भी कोई पावर नहीं, पावर 1 है, इसमें भी कोई पावर नहीं, पावर 1 है। ऊपर से मैंने क्या देखा, वेलोसिटी और टाइम डिवाइड हो रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी थी, अगर दो चीजें डिवाइड होती हैं तो क्या कैलकुलेट करना है? Slope. भैया बहुत बढ़िया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा कि एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं भैया, एक्सीलरेशन होता है स्लोप ऑफ स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Graph. तो एक चीज तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, देखो डिफरेंस फिर से समझा रहा हूं, दोनों में डिफरेंस समझ लेना। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, लेकिन जो पहला वाला ग्राफ है, क्या ये एक एक्सीलरेशन के लिए होगा? नो सर No, नहीं, sir. क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पे वेलोसिटी Constant. कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 होगी, तो ये ग्राफ सही नहीं है। तो ये हमारे पास ग्राफ होगा एक्सीलरेशन के लिए फॉर वेलोसिटी एंड टाइम। इसका मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा कौन सी एक्सीलरेशन ज्यादा है, मतलब कौन से पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन ज्यादा है। जैसे सपोज मैंने ये दो ग्राफ प्लॉट कर दिए, मैंने कहा ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, तो बताओ किसकी एक्सीलरेशन ज्यादा होगी? सर बी बी की एक्सीलरेशन ज्यादा होगी ए से, क्योंकि बी वाले का स्लोप ज्यादा है। No. तो ये वाले ग्राफ से मैंने कुछ दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? भैया किसका फोन इतना ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है? मेरे को लग रहा है किसी के धड़ाधड़ मैसेज आए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आ रहे हैं क्या किसी के? चलो, हाँ मैं क्या बोल रहा था, चेक कर लो भैया, ये वाला ग्राफ क्लियर है तो सेकंड वाले पे कूदी मार जाऊं? Yes, sir. यस सर चलो डन। यस सर भैया अब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों इक्वेशन सेम ही है ये। तो मेरे को बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक वेरी गुड। तो क्या मेरे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या कर्व बनेगा? सर कर्व वेरी गुड। हम किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं? पोजीशन एंड टाइम। वेलोसिटी टाइम तो देखो अब मैं आपको फिर से 3 ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूं, आप मेरे को बताना कौन सा ग्राफ एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होना चाहिए, कौन सा ग्राफ एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होना चाहिए। इधर लिया डिस्प्लेसमेंट, इधर लिया टाइम, इधर लिया डिस्प्लेसमेंट, इधर लिया टाइम, और आपकी बार में 3 नहीं 4 ग्राफ ड्रॉ करूंगा। इधर लिया टाइम और एक और ग्राफ ले लो। पहला ग्राफ ये, दूसरा ग्राफ ये, तीसरा ग्राफ कुछ ये, और चौथा ग्राफ कुछ ये। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ग्राफ एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होना चाहिए? C. चलो तो डिस्कस करते हैं। भाई सबसे पहला ग्राफ अगर मैं देखूं, इधर तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो इधर तो वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन 0 होगी। इधर तो ये ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को देखो भैया, पोजीशन टाइम चेंज हो रहा है, तो मतलब वेलोसिटी तो आएगी, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया, तो वेलोसिटी कैसी आएगी? कांस्टेंट आएगी, तो Constant. एक्सीलरेशन 0 आएगा। क्योंकि Yes, मैंने अभी sir. आपको बताया हमारे पास तो कर्व आना चाहिए, कर्व, यस लेकिन इधर तो कर्व मिल ही नहीं रहा था, तो किस्सा खत्म। भैया ऑप्शन सी और डी को देखूं, दोनों ही कर्व हैं, तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्योंकि Yes. दोनों ही कर्व हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे सर डिफरेंस तो होना चाहिए ना दोनों में। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में भैया, दोनों में डिफरेंस ये है कि किसी एक में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और किसी एक में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। किसमें इंक्रीज हो रही है, किसमें डिक्रीज हो रही है, सर अभी वो देखें। इंक्रीज हो रही है और डी में अभी वो मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा, Very नेक्स्ट, हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आऊंगा, नहीं तो यहाँ तक खिचड़ी बन जाएगी। तो पहला बस यहाँ तक देख लो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, फिर नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। No, sir. नो सर तो बस ये आज के लास्ट चर्चा,
और ये है लास्ट ग्राफ। मैंने बोला ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही हैं, लेकिन किसी एक में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, किसी एक में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब पता करते हैं भैया किस में वेलोसिटी इंक्रीज, किस में वेलोसिटी डिक्रीज। तो मेरे को याद दिलाओ, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को एक्स और टी के बीच में ग्राफ गिवन है तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर dx अपॉन नहीं सर स्लोप। हाँ मतलब बात एक ही है, मैंने वही तो कहा, राम Yes, श्याम sir. दोनों भाई हैं, चाहे राम कह दो चाहे श्याम कह दो, एक ही बात है। चलो, तो dx बाई dt मतलब स्लोप निकालना है। तो हमने क्या किया, जो मेरे को ऑप्शन सी गिवन था वो कुछ इस तरीके से गिवन था। अब क्या करो, इसके अलग अलग पॉइंट्स पकड़ लो, कोई भी अलग अलग पॉइंट्स पकड़ लो और सब पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट का मतलब होता है, सबको पता ही है, एक स्ट्रेट लाइन। तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ करता चले गया। तो मेरे को बताओ, जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करते जा रहा हूं तो मेरा टेंजेंट फ्लैट होते जा रहा है या वर्टिकल होते जा रहा है? वेरी गुड। आपका स्लोप मतलब बढ़ते जा रहा है। रिपीट, स्लोप का मतलब क्या होता है? एंगल। तो यार ये एंगल कम बनाएगा, ये एंगल बहुत ज्यादा बनाएगा, ये तो कुछ ज्यादा ही एंगल बनाएगा, है ना भैया? Yes, sir. डन। तो इसलिए आप क्या लिखोगे कि इधर हमारे स्लोप के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? Increase. बढ़िया। और लास्ट चीज यार, इधर मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया था, तो फिर से अब 3 4 जो जितने पॉइंट्स आपको पकड़ने हो उतने पॉइंट्स कर लो और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो भैया मैंने सपोज ऐसे ये 3 4 पॉइंट ले लिया, 1 2 3 और ये 4। तो यार अगर मैं इन सब पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट तो ऑलमोस्ट सीधा आ रहा है, वर्टिकल, लेकिन अब ये टेढ़ा आ रहा है, अब ये और टेढ़ा आ रहा है, और लास्ट वाला तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया। तो अब की बार स्लोप के साथ क्या हो रहा है? सर वेलोसिटी हो रही है। वेरी गुड, Decrease. वेरी गुड। तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो मैं आपसे ये फिर वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप खुद बताओगे कि सर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये वाला ग्राफ बनना चाहिए, सर इधर तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही चाहिए तो ये वाला ग्राफ बनाओ। तो डायरेक्टली आपको ये आ जाना चाहिए। यस सर। ठीक है। हाँ तनिषा, अगर आप कह रहे हो कि ये सपोज ये वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया, तो नीट में तो नहीं आता, क्योंकि नीट में मल्टीपल करेक्ट आंसर्स नहीं होते। अदरवाइज ऑप्शन सी और डी दोनों ही करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन फिर मल्टीपल करेक्ट वाले में हो जाता है। मैं तो बस आपके चेक करने के लिए जानबूझ के 2 ग्राफ सही दिए थे। चलो, हाँ तो भाई चेक करो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछो कुछ भी। नो सर। No, sir. डन डन डन। तो यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर डालो, शुरू से देख लो, कुछ दिक्कत लग रही है तो पूछ डालो, और आज के लिए इतना ही। डन।